नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेशन के और न्यूज स्टेट के फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पर आपका स्वागत है। एक बार मैं आपका दोस्त दीपक चौरसिया फिर आपसे जुड़ गया हूं आज की टॉप खबरों के बारे में बात करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि 9 से 10 के बीच खोज खबर में आप किन किन खबरों को महत्ता से पाएंगे। और साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा कि आज पूरी देश और दुनिया में ऐसी कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो खबर बन रही हैं और किस पर देश में इस वक्त चर्चा चल रही है। हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल से मेरे खुद के फेसबुक अकाउंट पर ये पूरा का पूरा हमारा जो लाइव है, जो न्यूज स्टेट और न्यूज नेशन पर जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़े, अधिक से अधिक संख्या में हमसे बात करें और हम इस कम्युनिकेशन को टू वे कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपकी जितनी जिज्ञासाएं हैं, आपके जितने सवाल हैं, आपके जितने जवाब हैं, सबको हम शांत कर पाए। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि खोज खबर में हम शुरुआत में एक सवाल पूछते हैं। कल हमने कुलदीप सेंगर, जो कि विधायक है, जिनके ऊपर उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के रेप का आरोप लगा है, उनके बारे में सवाल पूछा था। आज भी हम सवाल पूछेंगे और हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्विटर हैंडल है उस पर आकर या फिर अपने जो हमारा न्यूज नेशन का जो टोल फ्री नंबर है उस पर आकर आप अपने जवाब दीजिए। आपकी तस्वीरें और आपके जवाब और आपके कमेंट हम खोज खबर में रात में 9 से 10 बजे के बीच में दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज की सबसे बड़ी खबर 3 तलाक से जुड़ी हुई है। राज्यसभा में 3 तलाक बहस पर बहस शुरू हो चुकी है। इससे पहले लोकसभा से यह 3 बार पास हो चुका है, राज्यसभा से 1 बार वापस गया था और इसके बाद फिर से इसको अध्यादेश का रूप लेकर मोदी सरकार अपने 2.0 के एजेंडे में इसको सबसे ऊपर रखना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार को लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तमाम मुस्लिम महिलाएं इसको लेकर प्रदर्शन करती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ही 3 तलाक को कानूनी तौर पर अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और संसद से इस बारे में कहा था कि वो बिल लाए। सरकार ने 3 बार अध्यादेश के जरिए इसको कानून बनाया, लेकिन उसके बाद भी संसद की सहमति नहीं मिली। तीसरी बार अब संसद की सहमति मोदी 2.0 में मिलने जा रही है। हालांकि राज्यसभा में अभी भी सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सरकार किन किन लोगों पर डिपेंडेंट होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन 3 तलाक का मुद्दा एक देश की सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई को खत्म करना किसी भी सरकार का दायित्व होता है और मोदी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसे कई सारे इस्लामिक देश हैं और खास तौर पर हम किसी और देश की बात क्यों करें, हम पाकिस्तान की बात क्यों ना कर ले, वहां पर भी तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और अगर इस तरह का 3 तलाक करता है तो मुस्लिम रीति रिवाजों के हिसाब से, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से इसको मान्यता नहीं दी जाती। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अगर किसी एक देश में है तो वो देश इंडोनेशिया है, जहां पर भी 3 तलाक अवैध है, अमान्य है। तो इसके बावजूद क्या कारण है कि मुस्लिम मौलवी, मुस्लिम मौलाना इस 3 तलाक के कानून को कानून बनाए जाने, 3 तलाक के बारे में कानून बनाने का विरोध करते रहे हैं। दरअसल दकियानूसी परंपराओं के ये लोग आदी हो चुके हैं और समाज के अंदर रिफॉर्म को ये लोग पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए बार बार 3 तलाक बिल पर ये आपत्ति करते रहते हैं। जहां तक मुस्लिम समाज की बात है तो मुस्लिम समाज का जो बड़ा तबका है वो पुरुष प्रधान है और वो यही चाहते हैं कि औरत को बराबरी का दर्जा न दिया जाए। इसी जद्दोजहद में ये 3 तलाक का विषय लंबे समय तक फंसा रहा। इसके बाद कई सारी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा 3 तलाक यानी तलाक की बिद्दत को, जिसमें एक साथ 3 तलाक कहा जाता है, उस तलाक की बिद्दत को गैर कानूनी घोषित किया था। दरअसल 3 तलाक देने की जो परंपरा है उसमें यह कहा जाता है कि तीनों तलाक के बीच में फासला होना चाहिए, दोनों मियां बीवी की रिकंसिलिएशन की एक प्रोसेस होना चाहिए, दोनों को फिर से समझाने की कोशिश की जानी चाहिए कि दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक बार फिर से वापस चले जाएं। और जब रिकंसिलिएशन नहीं होता है उसके बाद ही एक तय समय सीमा के बाद जो
तलाक दिया जाता है उसमें ही 3 तलाक को वैध माना जाता है। यानी ऐसा नहीं कि आप एक साथ नमक कम हो जाने पर या खाने में मिर्ची ज्यादा हो जाने पर या पत्नी से किसी बात पर नाराजगी होने पर एक साथ आप 3 तलाक बोल दे, उसी को कानूनी मान्यता मिल जाए। भारत में चलन क्या होता था, लोग टेलीफोन पर 3 तलाक बोल देते थे, इंटरनेट पर 3 तलाक बोल देते थे, SMS पर 3 तलाक बोल देते थे और उस तलाक को मान्य कर लेते थे हमारे मौलवी और मौलाना। अब इस पर रोक लगेगी और 3 तलाक का जो कानून है उसमें अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से 3 तलाक देता है नए कानून के प्रक्रिया में आ जाने के बाद, तो फिर उसको सजा का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि ये एक विवाद का विषय है, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है कि इसमें सजा दिया जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि ये घरेलू मामला है और घरेलू मामले में किस तरीके से काम करना चाहिए इस पर कई सारे विद्वानों की राय या कई सारे इंटेलेक्चुअल्स की राय अलग अलग है। लेकिन फिर भी सरकार इस बिल को लेकर आई है और सरकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बातों का पालन कर रही है। इससे पहले क्या हुआ था मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का अंक गणित इस वक्त कैसा है। 245 सीटें कुल राज्यसभा के अंदर हैं, जिसमें से 4 सीट खाली हैं और इस हिसाब से कुल सीटें 241 होती हैं राज्यसभा के अंदर। इसमें एनडीए की 113 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए 121 सीटें चाहिए। 113 सीटें हैं और बहुमत के लिए 121 सीटें चाहिए, क्योंकि कुल संख्या इस वक्त राज्यसभा में के सदस्यों की है 241 और 113 में अगर 8 का आंकड़ा जुड़ जाता है तो फिर पूरा का पूरा ये फिगर जो है बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। अब मैं आपको एक बार बाइफर्केशन बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास 78 सांसद हैं, एआईएडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है 11 सांसद है, जेडीयू के 6 सांसद हैं, शिवसेना के 3 सांसद हैं, शिरोमणि अकाली दल के 3 सांसद हैं, इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मिला के 12 सांसद है। इस तरह से कुल एनडीए के 113 सांसद होते हैं। वहीं अगर इनके साथ बीजेडी के साथ टीआरएस के 6, वाईएसआर कांग्रेस के 2 यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के 2 और एनपीएफ के 1 और इंडिपेंडेंट 2 मिल जाए तो सरकार का संख्या बल इतना हो जाता है कि वो इस राज्यसभा में 3 तलाक बिल को पास करा लेगी। इसमें दिक्कत कहां है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जेडीयू है, क्योंकि एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने पहले भी कहा है कि वो 3 तलाक बिल का समर्थन नहीं करेगी, इसीलिए जेडीयू बाहर होगा। लेकिन अगर जेडीयू भी एनडीए से बाहर होता है तो भी उसके बावजूद 6 लोगों की समस्या कम हो जाएगी, तो बहुमत का आंकड़ा भी 3 कम हो जाएगा और बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस को मिलाकर बहुमत के आंकड़े तक राज्यसभा में सरकार पहुंच जाएगी। तो राज्यसभा में आज सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को पास करा लें। 2 लोगों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, नवीन पटनायक के बारे में जिनकी पार्टी बीजेडी है, वो टीआरएस के बारे में जिसके नेता के चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और आंध्र प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। ये तीनों लोग ऐसे हैं जो प्रो नरेंद्र मोदी बताए जाते हैं, यानी नरेंद्र मोदी के समर्थक बताए जाते हैं। और अगर ये लोग 3 तलाक बिल के ऊपर सरकार का समर्थन दे दे तो इसमें किसी भी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक और बड़े मुद्दे की जो लगातार सुर्खियां बना हुआ था, और ये पूरा का पूरा मामला है उन्नाव रेप कांड से जुड़ा हुआ। सत्ता का क्या चरित्र होता है इसको बताने की मैं कोशिश करूंगा। दरअसल बेहद आरोप लग रहे हैं कि उन्नाव रेप कांड के मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी से निकाला जाए। वो भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव जिले से विधायक हैं, इस वक्त जेल में बंद है और उनके ऊपर एक नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा है। मामला यहीं पर नहीं रुका, नाबालिग के पिता की पुलिस हिरासत के अंदर मौत हो गई। इस पूरे मामले का एक चश्मदीद गवाह भी पुलिस हिरासत में मारा गया। इन तमाम चीजों की और उसके रेप कांड की सीबीआई की जांच हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एकाएक उसका परिवार रायबरेली अपने चाचा जो कि जेल में बंद है उनसे मिलने जाता है, लेकिन रायबरेली के पास उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उनकी चाची, उनकी मौसी मारी जाती है। वकील बेहद गंभीर रूप से घायल है, रेप की पीड़िता बेहद गंभीर रूप से घायल है। इस पर हम बात करें, इस पर क्या पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हुए हैं, इसकी जांच कहां तक पहुंची है, इससे बात करें। लेकिन मैं सत्ता के चरित्र के बारे में आपको बताऊंगा। कुलदीप सेंगर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें पार्टी से नहीं निकाल रही है, किस
दबाव में? ये सवाल तमाम पॉलिटिकल पार्टी उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। अब ये समझना होगा कि कुलदीप सेंगर हैं कौन। दरअसल कुलदीप सेंगर एक बाहुबली है और उत्तर प्रदेश के सत्ता चरित्र के हिसाब से वो हर पॉलिटिकल पार्टी का पानी पी चुके हैं, घाट घाट का पानी वो पी चुके हैं। 2002 में वो कांग्रेस में थे। आज प्रियंका गांधी जिन्होंने लड़की की मदद के लिए ट्वीट करने की कोशिश की लेकिन खुद ही विवाद में पड़ गई क्योंकि उनने एफआईआर की वो कॉपी अपने उस ट्वीट में लगा दी जिस एफआईआर की कॉपी में लड़की का नाम लिखा हुआ है। और रेप पीड़िता को डिस्क्लोज करना, उसका नाम डिस्क्लोज करना, उसकी लोकेशन डिस्क्लोज करना, ये कानूनन एक अपराध माना जाता है। तो प्रियंका गांधी ने जल्दबाजी में एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और वो नहीं समझ पाई शायद कि रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने से कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। तो उन्हीं प्रियंका गांधी की पार्टी में रह चुके हैं कुलदीप सेंगर 2002 तक। लेकिन 2002 में कांग्रेस से निकलने के बाद वो 2007 जब मायावती की सरकार बनी थी तो सत्ता के चरित्र के नजदीक जाते हुए, जैसा कि हमेशा विधायक या बाहुबली छवि के लोग उत्तर प्रदेश में किया करते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के हाथी में सवार हो गए। 2007 में वो बहुजन समाज पार्टी के हाथी में सवार हुए और हाथी पे सवार होने के बाद उनकी जो इमेज थी वो बहुत बाहुबली की बनने लगी। उसके कुछ दिनों बाद मायावती ने उनको निकाल दिया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद वो फिर समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हुए और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उस दरमियान वो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक थे। यानी समाजवादी पार्टी जो इस मुद्दे को सबसे बढ़ चढ़कर उठा रही है उसके भी सहयोगी और उसकी पार्टी के मेंबर भी कुलदीप सेंगर रहे हैं। और कुलदीप सेंगर इसके अलावा उसके बाद 2012 में जब उनको लगा कि 2017 में अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाते दिखे लोग, तो 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए। जिसके बाद 2015 में उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की का रेप किया है। तो कुलदीप सेंगर नए नए आए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और जब सरकार बनी तभी वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे। इससे पहले वो कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी और एसपी सभी में रह चुके हैं कुलदीप सेंगर। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आ रहा है वो ये है कि जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक जो है फतेहपुर का है। नेतराम नाम के एक समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव हैं, वो उस ट्रक के मालिक हैं और उनका ये भी कहना है कि इस मामले को हादसा ही माना जाए क्योंकि बार बार साजिश के एंगल लगाए जा रहे हैं, साजिश के एंगल तलाशे जा रहे हैं। लेकिन हमारा कुलदीप सेंगर या उनके किसी भी व्यक्ति से किसी तरह का भी कोई लेना देना नहीं है। इस बीच इस पूरे मामले की जांच योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई को रेफर कर दी है। अब इस ट्रक एक्सीडेंट के मामले की जांच भी सीबीआई करेगी और इस जांच में क्या क्या सामने आता है ये तो हमें बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी तक की जो सबसे चिंता वाली खबर ये है कि उस लड़की की हालत, जो रेप एक्यूज है, उसकी हालत लगातार डिटोरिएट करती जा रही है, उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। तो हम यही दुआ करते हैं कि वो लड़की जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले और अपने हक की लड़ाई, अपने न्याय की लड़ाई लड़ सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी पे उठता है। आदर्शों की बात करती है, चरित्रवान राजनीति की बात करती है, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, पार्टी में सबसे ज्यादा उच्च मूल्य, उच्च सिद्धांत और आदर्शवादिता है, ये बात करी जाती है। आरएसएस से निकलकर ये पार्टी आती है और अपने आप को नैतिक रूप पर बेहद चरित्रवान मानते हैं पार्टी के ये तमाम नेता। ऐसे में कुलदीप सेंगर जैसे आरोपी, हत्या के आरोपी को, रेप के आरोपी को और अब एक्सीडेंट के भी आरोपी को, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि आरोप उन पर लगा है, लड़की के परिवार ने उन पर नामजद एफआईआर की है। ऐसे में उसको क्यों भारतीय जनता पार्टी प्रश्रय दे रही है, उसको क्यों भारतीय जनता पार्टी में बनाए रखा गया है, ये बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इस पर आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। सभी पहलुओं की हम बात करेंगे उन्नाव रेप कांड पर आज 9 से 10 बजे के बीच में खोज खबर के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं चलते चलते आपको एक और खबर से रूबरू कराना चाहता हूं और ये खबर है कैफे कॉफी डे, जो एक बड़ा ब्रांड बना भारत के अंदर, वो भी स्टारबक्स, कोस्टा कॉफी, बरिस्ता जैसे चीजों के मुकाबले में, और वो ब्रांड बनाया था वीएम सिद्धार्थ ने, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएन कृष्णा के दामाद है, एक जाने माने उद्योगपति हैं। वो रहस्यमय परिस्थितियों में आज
कल दोपहर के बाद से गायब हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कर्जा बढ़ गया था। सीसीडी जो कैफे कॉफी डे का उनका ब्रांड है, उसमें उन्होंने काफी उधारी में पैसा उठा रखा था और वो उसको चुका नहीं पा रहे थे। इससे ही निराश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है, ऐसी थ्योरी पुलिस की है। लेकिन अभी तक उनकी बॉडी नहीं रिकवर हुई है, वो अच्छे हैं या ठीक हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि वो स्वस्थ हो, सानंद हो, अपनी जो मुसीबतें हैं उनसे पार पाए और एक अच्छी लाइफ जिंदगी जिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन कर्नाटक के अंदर रहा है, भारतीय कॉफी को लोकप्रिय बनाने में रहा है, कैफे कॉफी डे चेन के रूप में। अब ये पूरा मामला है क्या? कल वो अपने ड्राइवर के साथ निकलते हैं मंगलुरु जाने के लिए और उनका ये कहना है कि चिकमंगलुरु में उनको कुछ काम है, उसके लिए वो निकलते हैं, अपनी इनोवा गाड़ी में चलते हैं और जब मंगलुरु के पास पहुंचते हैं तो नेत्रवती नदी के एक पुल पर वो रुकते हैं। नदी पर काफी सारा बाढ़ का पानी है, ये भी तस्वीरों के अंदर देखा जा चुका है। नदी काफी बड़ी है, पार्ट उसका काफी चौड़ा है और वहां पर वो एकाएक गायब हो जाते हैं। उनका जो इनोवा का ड्राइवर है वो आधे घंटे तक उनका इंतजार करता है, लेकिन इंतजार करने के बाद जब वो वापस नहीं आते हैं तो वो वीएम सिद्धार्थ को टेलीफोन पर संपर्क करता है, लेकिन उनका टेलीफोन बंद मिलता है। नेत्रवती नदी के निकट वो एकाएक गायब होते हैं, उसके बाद उनका फोन लगातार बंद मिलता है और मंगलुरु के बाद वाला जो नेशनल हाईवे था यहां पर वो बंद मिलता है टेलीफोन। इस बीच बी एस येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो 25 नावों और 200 पुलिसकर्मियों के साथ उनकी ढूंढने का आदेश जारी करते हैं और कल से लेकर अभी तक ये सतत और सघन प्रयास नेत्रवती पर नदी पर जारी है और तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी उनकी खोज में लगे हुए हैं। इस बीच बी एस येदियुरप्पा एस.एन. कृष्णा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर जाते हैं और उनके घर जाकर स्थितियों से उनको अवगत कराते हैं। इस बीच वीएम सिद्धार्थ का लिखा हुआ एक पत्र भी सामने आया है जो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को लिखा है। वो उन्होंने अपने जो बिजनेस एसोसिएट्स है उनको लिखा है और उसमें यह कहा है कि उधारी के चलते मैं दबाव में हूं और मैं माफी चाहता हूं कि मैं इस पूरे के पूरे बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं बना सका, बेहद दबाव में हूं। इससे शायद इस बात का इंडिकेशन मिलता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली है। हमें दुआएं करनी होंगी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के लिए भी, वीएम सिद्धार्थ के लिए भी, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, खत्म करने का नाम नहीं। और कोई भी हमें यह अधिकार नहीं देता कि अपनी जिंदगी को हम खतरे के अंदर डालें, जैसा कि वीएम सिद्धार्थ ने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम चलते चलते खोज खबर के बारे में आपको बता दें कि एक बार फिर से हम आज फिर सवाल पूछेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस सवालों के जवाब दो और इन सवालों के जवाब देने के बाद आप अपनी तस्वीर को खोज खबर में 9 से 10 बजे के बीच देख सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपको फेसबुक के लाइव पर, न्यूज नेशन पेज पर और न्यूज स्टेट पेज पर दिखेंगे। आप बात कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, मेरे ट्विटर पर आ सकते हैं, मेरे फेसबुक पर आ सकते हैं, अपना नाम, अपना नंबर और सवाल छोड़ सकते हैं। अगर मौका मिला तो हम आपको टेलीफोन भी करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रात में 9 बजे खोज खबर के साथ एक बार फिर हम मिलेंगे।